हे गाइस, वेलकम अगेन टू चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एएमयू का 2016 का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके, पहला क्वेश्चन, होम द फॉलोइंग स्टेटेड प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। तो प्रेजेंट पास्ट की है। ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये यूनिफॉर्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट है जो कि दिया था जेम्स हटन ने। तो ए विल बी करेक्ट। ए इज करेक्ट। Okay, next, which among the following landforms is not a glacial fluvial landform? उसका origin उसका वैसा नहीं है। सो ए, लैकेस्ट्रीन प्लेन्स जो कि होते हैं एक्चुअल में लेक्स के होते हैं। लेक्स सूख जाती हैं तब लैकेस्ट्रीन प्लेन्स बनते हैं। तो ए आंसर होगा इसका। बी है केम्स। तो ये केम्स एंड कैटल्स के आसपास जो ये भी फीचर है। एस्कर्स लंबी रिचेज होती हैं, और वैली ट्रेन्स जो होती हैं ग्लेशियर की काफ़ी नीचे होती हैं, काफ़ी लास्ट पॉइंट पर वैली ट्रेन्स। तो वैली ट्रेन्स भी होगा। तो इसका आंसर है ए, लैकेस्ट्रीन प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट, which type of dunes develop when the wind direction is constant but the sand supply is limited? Okay, wind direction constant है लेकिन sand supply एक limited amount में है, मतलब वो ज़्यादा भी नहीं है ना कि कम है, limited है। और wind direction जब constant हो तो हमारे पास बनते हैं सी, बर्चन dunes, the crescent shaped dunes. Okay, which among the following volcanic mountain is known as lighthouse of the Mediterranean Sea? तो लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी बोला जाएगा उस वोल्केनो को जो कि ऑफ कोर्स मेडिटेरियन के अंदर होगा। आंसर इज सी, स्ट्रोम्बोली। तो स्ट्रोम्बोली को क्यों बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन? क्योंकि ये एक आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, और पूरा मतलब वोल्केनो आइलैंड ही है एक तरह से, कुछ ज़्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, वे वोल्केनो ही आइलैंड है। तो जैसे ही देखते हैं उसको तो एक लाइट हाउस की तरह दिखता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर का, इसलिए एज अ गाइड उसको यूज़ करते हैं शिप्स। तो इसलिए लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बोलते हैं स्ट्रोम्बोली को। ओके, मोहो स्केल इज इन सिस्मोलॉजी इज यूज टू डिटरमाइन। सो मोहो स्केल नहीं है, ये मोहो स्केल है, MOHS, मोहो स्केल। और उसको सिस्मोलॉजी में यूज़ नहीं करते, आई थिंक उसको यूज़ करते हैं मेनली जेमोलॉजी और ये जियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं मिनरल्स के अंदर। आंसर होगा इसका बी, द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस। दैट इज़ करेक्ट। इसके अंदर हम देखते हैं कि कितना एक मिनरल हार्ड कितना है, उसकी जो रेजिलियंस टू स्क्रैचिंग देखते हैं, कितना रेजिस्ट कर सकता है उस स्क्रैचिंग को। और 1 पे रखते हैं हम टेल्क को, 10 पे रखते हैं हम डायमंड को, कितना भी हार्ड है उस। तो आंसर होगा उसका बी। कॉन्टोर्स मार्किंग डेप्थ्स बिलो सी लेवल आर नोन एज। ओके, सी लेवल जो डेप्थ नापती हैं उन कॉन्टोर्स को हम आइसोबाथ्स बोलते हैं, आइसोबाथ। ठीक है, इजी है, समुद्र के अंदर बात करना, आइसोबाथ। Okay, oil and natural gas is found in synclinal areas of the fold, anti-synclinal areas, trough और the axial plane। तो ऑयल और नेचुरल गैस हमेशा हमें मिलेंगे बी, एंटी क्लिन एरियाज ऑफ द फोल्ड में। सिंक्लाइन होते हैं जो नीचे वाले होते हैं, ट्रो शिप, एंटी क्लाइंस होते हैं जो माउंटेन शिप होते हैं थोड़े, तो उनमें मेनली हमें पेट्रोल मिलता है या नेचुरल गैस, दोनों। The crescent shaped sand dunes formed due to wind action is called। तो crescent shape के dunes हमने अभी देखा, हम बोलते हैं बी, बार्चन्स को बोलते हैं। ओके, मैच सरफेस रिस्ट 1 with रिस्ट 2। सो वाटर बॉडी सन नियर द जेनिथ और सन नियर हॉरिजॉन। जेनिथ होता है एट इट्स टॉप मोस्ट लेवल 12 PM जब सन होता है एकदम ऊपर, और होराइजन में ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास होता है। तो उस टाइम एल्बिडो ऑफ द अर्थ कैसे होता है, याद है ना? एल्बिडो ऑफ द अर्थ वाटर की बहुत कम होती है, काफ़ी कम, लाइक 6% के अराउंड होती है। यहाँ पे लिखा हुआ वैसे 3 to 5% भी हो सकता है, तो वही इसके पास में तुम ये चुनेंगे। तो वाटर बॉडी नियर द जेनिथ सन, इसका वो आंसर 3 का होगा, 3 या 5। और जब ये वाटर बॉडी सन के होराइजन में होती है तब उसका एल्बिडो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राइट, इसका आंसर होगा डी हमारा इस दिया हुआ है। एक आंसर है 1, बी का आंसर है 3। 50 to 80 वाटर बॉडी जब नीचे चले जाता है सन तब होती है। फ्रेश स्नो की होती है 80 to 85, काफ़ी हाई। ओल्ड स्नो की थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि गंदी हो जाती है, उसमें ब्लैक कलर आता है, इसलिए 50 से 60 इसका आंसर होगा। तो आंसर है इसका डी। Which among the following criteria was used to identify Köppen A type of climate? Okay, simple answer है इसका A, mean monthly temperature in all
द मंथ इज मोर देन 18, तो हर मंथ का टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर ही होता है। ये क्लासिफिकेशन दी है हमने कोपर क्लियन। डी वाला जो है हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करा गया कि कितनी रेनफॉल है, बस कह दिया कि हाई रेनफॉल। ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि कोई बेंचमार्क होता है। तो 18 डिग्री जो है 18 डिग्री है, एक बेंचमार्क दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ए इज करेक्ट। Thorndike in his attempt to classify climate of the world in 1948 classified which concept? तो थॉर्नडाइक ने 48 के अंदर एक मेजर कॉन्सेप्ट दिया था, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। कभी कभी इसको इवापोट्रांसपिरेशन सिंपल बोलते हैं, या कभी कभी पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, ये दोनों ही दिए हैं थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के दो आई थिंक पहला कॉन्सेप्ट दिया था 1931 में और दूसरा दिया 1948 में। इनके दोनों के ये कई बार आते हैं एग्जाम में, कोपन का भी आता है, थॉर्नडाइक का भी आता है, तो उसको आप याद रखना। रेयर डाटा बुक मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ दी, तो रेयर डाटा बुक रिकॉर्ड रखती है सी प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर नोन टू बी एंडेंजर्ड, दोनों फ्लोरा एंड फौना दोनों का, और दोनों ही एंडेंजर्ड होनी चाहिए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम, तो रेजिलियंस जो है इकोसिस्टम की तब दिखती है हमें, द एबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम टू रिटर्न टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस। कोई भी डिस्टर्बेंस बाहर से आती है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, उसको कैसे भी झेलता है, कैसे दोबारा उठ खड़ा होता है, इस चीज़ को इक्विलिब्रियम की मेन डेफिनेशन हम कहेंगे कि इसी को बोलते हैं रेजिलियंस ऑफ एन इकोसिस्टम। Improving human welfare without causing damage to the environment is commonly known as टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब भी एनवायरनमेंट की बात होती है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बोलेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन वेलफेयर, पर ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन वेलफेयर में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है बट एनवायरनमेंट डैमेज भी हो सकता है उसमें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द करेक्ट डेफिनेशन। Which one of the following is the appropriate term to describe the major ecological zones of the earth marked by distinctive plant cover? Plant cover, तो प्लांट के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं अर्थ के इकोलॉजिकल जोन्स को, इसको बोलते हैं हम बी बायोम्स। बायोम्स के अंदर एनिमल्स भी डिफर करते हैं, लेकिन मेन जो डेफिनेशन है प्लांट्स के ऊपर कि प्लांट कहाँ पे किसकी कैसी वेजिटेशन है, उसके बेसिस पे हम उसको जोन्स में बांटते हैं। The agricultural regions around the sub-Saharan are being adversely affected by what problem? तो सब सहारा रीजन होता है जो सहारा के नीचे वाला रीजन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला रीजन। तो वे रीजन जो सहारा के बिल्कुल पास में है उस रीजन को बोलते हैं सहेल रीजन। सहेल रीजन सब सहारा और सहारा के बीच का रीजन होता है, एक छोटी सी बेल्ट है। तो वे रीजन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है ड्यू टू ए डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि डेजर्ट उसके पास में है। डेजर्टिफिकेशन से बहुत दिक्कतें होती हैं कि ड्राई लैंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेस्टलैंड, आप ग्रो नहीं कर सकते कुछ, और ये है सबसे बड़ी इनकी दिक्कत। The winter has been extremely mild in India because of strong El Nino. So suppose कभी विंटर काफ़ी माइल्ड हो जाए इंडिया में, बिकॉज क्यों होता है? एल नीनो की वजह से होता है। और एल नीनो का मतलब होता है सी अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ ओशन करंट इन द पैसिफिक ओशन। इंटेंस सोलर फ्लक्स, ये तो नहीं होता। सोलर फ्लक्स होता है एक्चुअली में जब सोलर इरिडियंस को बोलते हैं, सोलर की जो रेडियंस होती है, कितनी पावर है एक कितना EM रेडिएशन एक जगह पे छोड़ता है, उसको हम सोलर फ्लक्स बोलते हैं। तो इंटेंस होती है, ऐसा कुछ नहीं है, इंटेंस बेसिकली ये नहीं है, सी होगा इसका आंसर। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट एंड फॉल्स इन ब्लैक सी, शुरू होती ब्लैक फॉरेस्ट में, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, और गिरती ब्लैक सी में। इट इज़ बी डैन्यूब। राइन रिवर तो उल्टा बहती है उससे जो नीदरलैंड्स में निकलती है। ऑडर रिवर जो है पोलैंड की है, और डॉन रिवर रशिया की है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर? ओयाशियो नॉर्थ में है जापान के पास, कैनरी जो है स्पेन के पास है, गल्फ स्ट्रीम यूएसए के पास है। वेस्ट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, दिस होगा आंसर। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है इसको दूसरे के नाम है एंटार्क्टिक सरकम, ऐसे बोलते हैं ना, एंटार्क्टिक सरकम पोलर करंट बोलते हैं इसको, जो वेस्ट टू ईस्ट घूमता रहता है, एंटार्क्टिका के अराउंड अराउंड घूमता रहता है। बहुत एक कोल्ड करंट है, बहुत फास्ट है, और एक कंटिन्यूस करंट है पूरा। इसका डी आंसर है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू एन एवरेज वुमेन इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग हर एंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ इज कॉल्ड। तो कितने बच्चे पैदा होते हैं एक नॉर्मल वुमेन, एक एवरेज वुमेन की एंटायर लाइफ, उस हम बोलते हैं सी टोटल फर्टिलिटी रेट। सपोज किसी वुमेन के 3 बच्चे हैं तो बोलेंगे 3, 4 होंगे तो 4, ठीक है। जो इसका नॉर्मल हमारा होता है एक फर्टिलिटी रेट में होता है एक
ओके, रिप्लेसमेंट लेवल, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल इसी को बोलते, इसमें में आता है कि कितना रिप्लेसमेंट लेवल होता है अराउंड वर्ल्ड का। 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल है, यानी 2.1 से किसी के ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर कम बच्चे हैं तो पॉपुलेशन घट रही है। ओके, बाकी है क्रूड बर्थ रेट, सिंपल है, ये तो नहीं है। ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट और नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो रिप्रोडक्शन रेट्स क्या होता है कि ये नंबर ऑफ डॉटर्स को गिनता है, मतलब बॉयज़ हटा के सिर्फ गर्ल्स को गिनता है, तो उसको होता है अगर किसी की एक बेटी है तो बोलेंगे उसका जो GRR है ये होगा करीब 1। ग्रॉस और नेट में फ़र्क क्या होता है कि हम ग्रॉस के अंदर ऑलमोस्ट हर वुमन को देखते हैं कि उसकी कितनी डॉटर्स हैं। नेट में हम देखते हैं कि कई सारी वुमेन क्या होती हैं कि अपनी चाइल्ड बेयरिंग जो एज होती है उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो उन वुमेन को हम हटा देते हैं, उन्हीं को गिनते हैं जो कि अपनी 45 ईयर्स 46 ईयर्स उस एज को क्रॉस कर लेती हैं, उसको गिनते हैं हम ग्रॉस में। और जो नहीं काउंट हो पाती, जो पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, उनको बोलते हैं हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट में, रिप्रोडक्शन रेट में। तो दोनों में हम डॉटर्स देखते हैं और टोटल फर्टिलिटी रेट में हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों देखते हैं। What stage in the demographic transition model has the highest growth rates? तो सिंपल है, इसका आंसर होगा स्टेज 2। जब बर्थ रेट बहुत हाई रहते हैं और डेथ रेट बहुत जल्दी कम होते हैं तो पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सपैंड करती है। इंडिया में केस में ऐसी होता है 1950 से लेकर 1981, राइट, तब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ हो गई थी। स्टेज 2, उसके बाद है जो द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन पुश फैक्टर पुल फैक्टर की वजह से होती है, बिल्कुल होती है। अब इसमें कम्यूटिंग रेगुलरली आता है। कम्यूटिंग रेगुलरली ओनली सपोज कोई सीजनल माइग्रेटर जो है कई जगह माइग्रेट कर लिया और फिर कम्यूट कर रहा है, बिल्कुल भी कम्यूट कर सकता है, कॉमन है, पर शॉर्ट टर्म नहीं होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि इट कैन बी डेली, वीकली और मे बी मंथली। मंथ में 1-2 बार अगर आप जा रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, तो उसको आप सीजनल माइग्रेशन नहीं बोल सकते। दैट इज़ आप अपनी मर्जी से जा रहे हो। सीजनल माइग्रेशन होती है किसी एक सीज़न तक, यानी 4-5 महीने 6 महीने तक आप वहाँ रह रहे हो और फिर यहाँ आ रहे हो, उसको हम सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म तो नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म ही होगी, तो आंसर इसका होगा ए, शॉर्ट टर्म। ओके, अकॉर्डिंग टू द आइडियलाइज्ड pattern of the functional zoning of the town, what are the characteristics of zone between the transitional zone and the suburbs? राइट, तो ट्रांजिशनल जोन हो गया और सबब हो गया, उनके जो बीच का जोन है वे कैसा होगा। ओके, तो क्वेश्चन मुझे इतना अच्छे समझ में नहीं आया, पर फिर बता रहा हूँ आपको कि ट्रांजिशनल जो जोन होता है बर्गेस जो की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली ये सेकंड नंबर पे होता है, और जो सबब वाला सबब है, सबब रीजन है 5th या उसके आगे का होता है। तो सेकंड 5th में करीब करीब जो बेल्ट्स आती है हमारी 3rd वाली, और 4th जोन आता है। जनरली 4th जोन में क्या होता है, 3rd और 4th में जो होता है, इसमें लिखा होगा हाई क्लास हाउसिंग विद वाइड स्ट्रीट एंड हाई लैंड वैल्यू। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि हाई लैंड वैल्यू रहती होगी, पीछे होगा कंट्री साइड में तो हाई लैंड वैल्यू नहीं रहेगी, ये बीच में होती सीबीडी के पास, तो ये नहीं हो सकता। हाई डे डेंसिटी लो नाइट डेंसिटी ऐसा कुछ नहीं होता। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड हाई हाउस क्लास हाउसिंग, ये मुझे लग रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में भी हाई हो सकती है पीछे की तरफ, जो बीच का रीजन है, और हाई क्लास हाउस जो हाई क्लास लोग हैं वहाँ रह सकते हैं। लास्ट वाला जो है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, डिकेड हाउसिंग, नैरो स्ट्रीट, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ये सब मुझे जोन 2 का ले लग रहा है। जो जोन 2 में ऐसी होता है कि डिटोरेटिंग हाउसेज होते हैं, नैरो स्ट्रीट होती हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 और 5th के बीच में कौन सा है, तो डी तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। आई थिंक ए और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर मुझे नहीं लगता कि ए होगा क्योंकि वे हाई लैंड वैल्यू नहीं है उसकी, तो आई थिंक बी, सी इज़ द आंसर। सी काफ़ी छोटी सी लाइन है तो जनरली ऐसा आंसर नहीं होता, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि सी आंसर होगा इसका। आई थिंक सी। Which of the following describe the process when continuously growing towns and the suburbs begins to come closer to merging? जब towns और उसके suburbs एक साथ आते हैं, मिलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्वर्जेशन, राइट। तो ये इसको हम कॉन्वर्जेशन बोलेंगे, मेगालोपोलिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि कॉन्वर्जेशन में लिखा हुआ है टाउन्स एंड द सबर्ब्स। छोटी सी बात है, टाउन्स हैं उसके सबर्ब्स हैं छोटे। मेगापोलिस में क्या होता है, कई सारी मिलियन प्लस सिटीज़, मेगा सिटीज़ के बड़े बड़े ग्रुप एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं, बेल्ट रीजन बनता है, उस कंडीशन को मेगापोलिस बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ टाउन्स की बात है, यहाँ पे अगर सिटीज़ भी होता है ना, सिटीज़ एंड देयर सबर्ब्स, तब भी हम कॉन्वर्जेशन में लिखते हैं, तो कॉन्वर्जेशन इज राइट। ग्रोथ पोल थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय डी फ्रैंकोइस प्रक्स।
द रेंज ऑफ गुड इन सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ वोल्टर क्लस्टर, रेंज जो होती है गुड्स की वो होती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पीपल टू ऑब्टेन अ सर्विस और गुड, द मैक्सिमम डिस्टेंस दे आर विलिंग टू गो इज द रेंज ऑफ गुड, फाइंड द पेयर विच डज नॉट मैच। अब इस पूरे में आप देखो तो सेक्टर थ्योरी होमर ने दी है, होमर हॉयट ने दी है, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी स्टॉफर की है, लॉ ऑफ माइग्रेशन यूरेनियम है, पर ए वाला जो है ये तीनों में पता सही है, पर ए वाले की में भी आप आई थिंक मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, उसका आंसर लिखा नहीं गया, पर एज्यूम तीन तीन सही है तो ऑफकोर्स यही गलत होगा। तो ग्रेविटी मॉडल जो है ये दिया है आई थिंक विलियम राइली ने दिया है, विलियम राइली ने ग्रेविटी मॉडल हम कई चीज़ों से यूज़ करते हैं, मार्केट के अंदर यूज़ कर लेते हैं, माइग्रेशन में यूज़ कर लेते हैं, तो मेन जो मॉडल है विलियम राइली ने ज्योग्राफी में यूज़ करा है, तो इसका आंसर होगा ए। Forcing cultural, religious, ethnic groups to live separately into city is called de-ghetto. Which of the following does not describe a transitionary zone of mixed urban and rural areas? तो लार्ज सिटीज़ के एच में मिलने वाली ये चीज़ है, तो रूरल अर्बन फ्रिंज बिल्कुल होता है, अर्बन स्प्रॉल भी है जब अर्बन एरिया स्प्रेड करता है, जनरली ये एक नेगेटिव टर्म है, जब बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन शुरू हो जाती है, कोई लोग जो कंट्री साइड में घर लेने लगते हैं, किसी भी जगह को कैसे भी डेवलप करने लगते हैं, उसको हम अर्बन स्प्रॉल बोलेंगे। और पैरेलल अर्बन नहीं, पेरी अर्बन भी अर्बन के अराउंड वाला रीजन है, तो ये भी है। अर्बन फील्ड का मतलब भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि रूरल और अर्बन मिक्स हो रहे हैं, लेकिन अर्बन फील्ड हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत ही अनकॉमन टर्म है, तो आई थिंक इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ये टर्म हमने कभी यूज़ ही नहीं करी है, ज्योग्राफी में ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, हम ये ए सी डी यूज़ करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि बी होगा, दैट्स व्हाई बी इज द आंसर। What country is the largest coal reserves? Largest producer of the coal producer is China, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसको ज़रूरत है, बट द लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्व्स जो हैं वे हमें मिले हैं नॉट इन चाइना बट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये रिजर्व्स हैं जो मिले हैं, अगर हम डिस्कवर करने बैठे हैं तो मे बी किसी कंट्री में और ज़्यादा मिल सकते हैं, राइट। तो अभी जो वो डाटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिजर्व्स यूएसए के अंदर है, बाकी फिर बाकी कंट्री का नंबर आता है, बट चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। The industrial location theory on basis of least cost location is given by B. Weber ने दी है theory. Okay, which of the following industrial region is located on the basis of hydroelectric power? Hydroelectric power के basis पे वो region बना है, region establish हुआ है, ये region है B, the southern New England region. न्यू इंग्लैंड रीजन जो है इंग्लैंड में नहीं है, यूएसए के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट यूएसए के कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट मिलके बनाते हैं ये रीजन न्यू इंग्लैंड, तो उसके साउथ वाला जो रीजन न्यू इंग्लैंड का वे बना है बिकॉज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बाकी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सदर्न न्यू इंग्लैंड रीजन। इफेक्ट ऑफ एग्लोमरेशन इकोनॉमीज रेफर्स टू बेनिफिट्स। सो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज के इफेक्ट जो हैं वे कौन से बेनिफिट्स होते हैं, तो ये इफेक्ट्स कौन से होते हैं, जब जो इंडस्ट्री एग्लोमरेट करने लगती हैं तो कुछ बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। वे फ़ायदे कौन लेता है, वे फ़ायदे होते हैं एक्सटर्नल टू द फर्म बट इंटरनल टू द रीजन, यानी इसका मतलब क्या है कि वे जो फ़ायदे हैं वे सबके हैं। सपोज कोई मतलब कई सारी कंपनी एक जगह काम कर रही है तो उससे किसका फ़ायदा है, सिर्फ आपका फ़ायदा तो है नहीं, इंटरनल टू द फर्म मतलब कि सिर्फ कंपनी का फ़ायदा हो रहा है ऐसा नहीं है, उससे बाहर वाले का भी तो फ़ायदा होता है। जनरली कई सारी कंपनियां काम करने आएंगी एक रीजन में तो दूसरों का भी फायदा होगा, सारी फर्म्स का फायदा होता है, इसलिए इट इज़ एक्सटर्नल टू द फर्म दिस फायदे जो हैं, बट इंटरनल टू अ रीजन। इसका आंसर सी नहीं होगा, आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा कि सी है, कुछ लोगों को लगेगा शायद ए और बी दोनों होते हैं, पर आई थिंक ज़्यादातर जो मैंने पढ़ा है इसका आंसर ए ही होगा, एक्सटर्नल टू द फर्म। लाइन्स कनेक्टिंग लोकेशन इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर, इसका आंसर होगा बी, आइसोटोपेन। सो आइसोटिम्स और आइसोटोपिन सेम सी है। ओके, आइसोटिम्स क्या होता है कि आइसोटिम्स ओके एज यू कैन सी आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, एन एक है एम, एन को मान लेते हैं हम रॉ मटेरियल और एम को मान लेते हैं मार्केट। तो आइसोटिम्स वे लाइन होती है जो ज्वाइन करती हैं कि रॉ मटेरियल किन किन लोकेशन से रॉ मटेरियल उसी रेट पे पड़ेगा, उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है सेम रहेगी। जितनी भी लाइन आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, जो लाइनें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, जितनी भी लाइनें हैं ये सारी के सारी आइसोटिम्स हैं। अब दूसरी आइसोटिम्स बनती हैं उस दूसरी तरफ जो कि मार्केट हमारा मार्केट है। मार्केट वाले आइसोटिम्स बनते हैं कि मार्केट तक पहुंचाने में कोई जो मटेरियल है हमारा फिनिश प्रोडक्ट कितने टाइम में पहुंचेगा, कितना पैसा लगेगा उसको, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये दूसरी आइसोटिम्स है। अब जहाँ पे ये आइसोटिम्स दोनों एक्चुअली में मिलती हैं, आप देखो यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है,
तो जहाँ जहाँ ये मिलती हैं उन पॉइंट्स को हम दोबारा से ऐसे कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि हमने ज्वाइन करा, इससे जो बनता है, जो पॉलीगॉन बना है, इसको बोलेंगे हम आइसोटोपेन। तो आइसोटोपेन कुछ नहीं है, दो आइसोटोन्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लाने में और फिनिश प्रोडक्ट बाहर पहुंचाने में ऐसी इन दोनों ही लाइन को मिक्स करता है, ताकि एक अच्छी लोकेशन मिल सके कि हमें इंडस्ट्री कहाँ सिचुएट करनी है, नियर टू द रॉ मटेरियल और नियर टू द मार्केट। तो आइसोटोपेन इज दिस। इसको कई बार हम बोलते हैं एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इसको बोल देते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है जो द लाइन इज, जो कि कौन सी लाइन दिखाती है इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एक कॉस्ट है, उसमें उसमें कम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट है, और कॉम्बिनेशन कॉस्ट हमेशा दिखता है आइसोटोपेन में। आइसोटोपेन में एक सिंगल चीज़ की कॉस्ट दिखती है, या तो इस रॉ मटेरियल की होगी या फिनिश प्रोडक्ट की होगी, पर आइसोटोपेन में एक मिक्स चीज़ मिलती है हमें। ओके, इसका होगा आइसोटोपेन्स। Which one of the following idea is not related to the concept of distance? ओके, डिस्टेंस से क्या रिलेशन इसका नहीं है। अब चारों ही लगे इनका है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, ये तो है, इससे डिस्टेंस से काफ़ी कनेक्शन है। लोकेशन का भी है शायद, इंटरेक्शन का भी हो सकता है, बट एग्लोमरेशन मे भी आपको भी लग रहा है उसे एग्लोमरेशन है। ये क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं इसका आंसर नहीं बता, मुझे ऐसे लग रहा है एग्लोमरेशन, तो आई थिंक ये इज करेक्ट। ओके, थॉमस माल्थस वाज करेक्ट अबाउट पॉपुलेशन इंक्रीज बट डिड नॉट कैलकुलेट व्हाट करेक्टली। तो पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए माल्थस ने सही कहा था कि पॉपुलेशन काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, बट क्या उसने कैलकुलेट नहीं करा। तो उसने दो चीज़ बोली थी, एक थी ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ेगी पॉपुलेशन और एरिथमेटिक रेट से बढ़ेगी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। बट ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ी बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारी यील्ड बढ़ गई है, एंड दैट इज़ करेक्ट। बी जो है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़, नहीं ऐसा नहीं है, ये अलग था। उसने जो मेन थ्योरी दी थी उसमें दो चीज़ बोली थी, तो फिर इन दोनों का बात हुआ है कि पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सी होगा इसका आंसर। बनाना, शुगर केन, कॉफ़ी आर टाइप्स ऑफ क्रॉप, दे आर ऑल प्लांटेशन क्रॉप्स। अब बनाना को, कॉफ़ी को भी कहते हैं, शुगर केन को कई इंडिया में जैसे हम प्लांटेशन क्रॉप नहीं मानते, क्योंकि शुगर केन प्लांटेशन में नहीं होती, एक्चुअली वे फील्ड में उगाते हैं। नॉर्थ इंडिया में देखो कोई शुगर केन का प्लांटेशन नहीं है। आम किसान जो पहले वीट उगाते हैं, बाद में शुगर केन उगाते हैं। तो वी हैव डोंट हैव अ प्लांटेशन सिस्टम फॉर शुगर केन। कई बार इसको हम प्लांटेशन में डाल देते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे या फिर वो कॉलोनियल लोग थे, वे एज अ प्लांटेशन क्रॉप इसको उगाते थे इन ब्राज़ील, इन वेस्ट इंडीज़ वाला रीजन, जो अमेरिका वाला रीजन है, इसलिए इसको प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको प्लांटेशन क्रॉप नहीं बोलते, बट दे रखा है तो हम मानना पड़ेगा यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट थ्रेटन्ड बाय डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन कहाँ पे होता है? एरिड रीजन में होता है। एरिड रीजन में जो सॉइल है वे डेजर्ट बन सकती है, वेस्टलैंड बन सकती है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी खत्म हो सकती है उसकी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आ रही है? तो एज यू नो, यूरोप तो नहीं हो सकता। नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी दिक्कत है डेजर्टिफिकेशन की, इन द वेस्ट साइड ऑफ यूएसए। साउथ अमेरिका में भी है बट बहुत कम है। एशिया या ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा, पूरा ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है, ये पक्का है, बट लोग काफ़ी कम रहते हैं, तो उसको इम्पैक्ट काफ़ी कम पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट कम पड़ेगा, और आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया इतने ज़्यादा थ्रेट है। एशिया में मंगोलिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, पूरा का पूरा रीजन, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं आसपास। इंडिया, स्पेशली इंडिया, हमारे साउथ इंडिया का रीजन, तो यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा थ्रेट है ऑफ डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए एशिया। मे बी इट कैन बी ऑस्ट्रेलिया, बट आई डोंट नो क्लियरली, कहीं यहाँ कुछ लिखा नहीं है। आप बताना आपको कुछ लगे कि ऑस्ट्रेलिया होगा या एशिया होगा। डिवाइडिंग कंट्रीज पॉपुलेशन बाय इट्स टोटल लैंड एरिया एस्टिमेट। ओके, पॉपुलेशन अपॉन लैंड एरिया, इट इज सिंपली कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पे लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजिकल डेंसिटी क्या होती है? ये होती है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द एरेबल लैंड, जिसमें हम खेती कर सकते हैं, ताकि निकल सके कि कितने लोगों को हम खाना दे सकते हैं। तो ये होती है फिजिकल डेंसिटी। क्लस्टर डेंसिटी, स्पेशल डेंसिटी, ये तो फालतू है। एक है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक डेंसिटी इज करेक्ट। जो सिंपल डेंसिटी पॉपुलेशन है उसको हम एरिथमेटिक डेंसिटी भी बोलते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ टोटल एरिया, दैट इज एरिथमेटिक डेंसिटी। Olives, dates, grapes are agricultural products practiced in what type of farming? तो सिंपल है आंसर इसका, बी, मेडिटेरियन रीजन। ठीक है, ऑलिव्स हो गया, ग्रेप्स हो गए, फिक्स हो गए, राइट, फिक्स, सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस, ये सारे के सारे मेडिटेरियन रीजन में होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेट्स। डेट्स मेडिटेरियन रीजन में नहीं होता,
डेट्स उसके अराउंड वाला रीजन हो सकता है, डेजर्ट कंडीशन में होता है, लेकिन अब दिया हुआ है तो हम कुछ कह नहीं सकते उसको। वैसे डेट्स जो है इजिप्ट में काफ़ी उगते हैं, इजिप्ट में, अल्जीरिया, टूनीशिया, और इजिप्ट, अल्जीरिया, टूनीशिया ये एक्चुअली में मेडिटेरेनियन में आते हैं, तो उस लॉजिक से आप कह सकते हो कि मे बी डेट्स हैं, इसमें आ सकते हैं डेट्स। In Mackinder's political map of the world, India was part of which of the following? India was part of a land of inner crescent में है। लैंड ऑफ इनर क्रेसेंट है एक, जो कि पूरा इंडिया, नॉर्दर्न अफ्रीका और पूरा रीजन कहलाता है। आउटर क्रेसेंट में क्या आएगा? आउटर क्रेसेंट में बाहर के रीजन आएंगे, जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके। ओके, इसका आंसर हुआ ए। ओके, शिमला कन्वेंशन इज एग्रीमेंट। शिमला कन्वेंशन, अब एक है शिमला कन्वेंशन, इससे कई सारे, शिमला में कई सारे ट्रीटीज हुई। पहले बात तो पहली ट्रीटी शिमला कन्वेंशन 1914 में हुई थी। इसने डिफाइन करा था, दैट डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो तिब्बत के जो स्टेटस था उसको रिगार्डिंग चाइना, तिब्बतन और इंडियन लीडर्स जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि तिब्बत की बाउंड्री कैसे सेट होगी, और उसी के अंदर मैकमोहन लाइन भी बनी थी। तो शिमला कन्वेंशन इज फॉर बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। अब शिमला कन्वेंशन की तरह एक और है शिमला अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट हुआ था 1972 में, आफ्टर द बांग्लादेश वॉर, लिबरेशन वॉर जो हुई थी, एज अ लड़ाई खत्म करने के लिए एक पीस ट्रीटी हुई थी। सही, शिमला और उसको बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, एक और हुआ था लास्ट शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था। ये वाइसरॉय वेबल और लीडर्स ऑफ द इंडिया के बीच में हुआ था। रिगार्डिंग कुछ होगा उनका, हिस्ट्री की पार्ट है, हमारा तो पार्ट नहीं है। ठीक है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस पे अलग है। तो याद रखना लास्ट का वर्ड शिमला कॉन्वेंशन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हुआ डी। वो प्रपोज दैट हुएवर कंट्रोल ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया कुड कंट्रोल द वर्ल्ड। तो ईस्ट यूरोप या फिर वेस्ट एशिया, ये हर्टलैंड वाला रीजन हो गया, तो इसको कंट्रोल करने वाला पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, ये हर्टलैंड थ्योरी की बात है। और रेमलैंड थ्योरी में बिल्कुल इसकी उल्टी बात की गई है। Which one of the following geographers coined the term geostatic regions? Geostatic regions, geostatic region जो दिया है, ये दिया है हमें एस बी कोहन ने। एस बी कोहन ने। ओके, जियोस्टैटिक रीजन में एस बी कोहन ने पूरे वर्ल्ड का भी दो पार्ट में बांटा है। एक है मैरीटाइम रीजन, जो कि ओशन के पास वाला जो रीजन है, जो ट्रेड करता है मैरीटाइम रूट से, और दूसरा जो कॉन्टिनेंटल वाला रीजन है, थोड़ा अंदर की तरफ, जैसे कि चाइना, रशिया, यूरोपियन रीजन अंदर वाला। तो इस दो भाग में इसको बांटा है जियोस्टैटिक रीजन बाय एस बी कोहन। बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग डिस्टिंक्ट डायलेक्टल डिफरेंसेस। डायलेक्टल डिफरेंस यानी लैंग्वेज के डिफरेंस। लैंग्वेज को सेपरेट करने वाली जो लाइन्स होती है आइसोग्लॉस होती हैं। अब जनरली क्या होता है, आइसो लाइन कनेक्ट करती है, बिकॉज जो कनेक्ट करती है सिमिलर चीज़ों को, पर आइसोग्लॉस एक अलग लाइन है क्योंकि डिवाइड करती है, ये डिवाइड करती है रीजन को, जो कि अलग है। तो काफ़ी अलग आइसोग्लॉस लाइन है। बाकी मिसप्रिंट हो गया, आई थिंक इज द आइडिया आईफोन लिखा आ गया, जस्ट इग्नोर इट। बता आइसोग्लॉस है तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड मेथोडोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज बेस्ड ऑन प्लेस, वर्क, फोल्क, प्रोग्रेशन। तो प्लेस, वर्क, फोल्क, ये तीन की पॉइंट्स दिए हैं इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज। ये दिए हैं पैट्रिक गेडिस ने। ए इज करेक्ट, पैट्रिक गेडिस। प्लेस, वर्क एंड फोक। An approach in geography that has been discredited for being racist and discriminatory to certain groups। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि रेसिस्ट है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ओके, इट इज़ नॉट कल्चरल इकोलॉजी। कल्चरल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिस लाइक ह्यूमन इकोलॉजी। कल्चरल इकोलॉजी देखता है कि किस तरह से अलग अलग कल्चर्स का अपने एनवायरनमेंट के, अपनी सराउंडिंग्स के लिए क्या रिएक्शन होता है, क्या मतलब ये मतलब कैसी चीज़ कैसे वो डेवलप करता है, उसको हम कल्चरल इकोलॉजी कहते हैं। अलग अलग के लिए अलग अलग। हाँ, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज द आंसर। तो डिटर्मिनिज्म है जो कि बायसेस रखता है, प्रेजुडिस रखता है कि अगर ये लोग हैं तो ऐसे ही होंगे। तो वार्मर एरियाज़ वाले लोग सुस्त होते हैं, कोल्ड एरियाज़ वाले लोग काफ़ी ताकतवर होते हैं, ब्रेव होते हैं, तगड़े होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, एंड इट इज़ रेसिस्ट एंड इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी। तो बाद में ये इसको हटा भी, डिस्क्रेडिट भी कर दिया गया था। 1920 से इसका पतन होना शुरू हो गया था। इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोनेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन इज राइट। ओके, इसका आंसर होगा सी। सी यानी ए का आंसर होगा। ओके,
हटन ने दिया है यूनिफॉर्मेटिज्म, हबर्टसन ने नेचुरलिज्म क्लासीफाई करे, OH के स्पेट ने प्रोबेबिलिज्म दिया है और अगस्त कॉम्टे पॉजिटिविज्म दिया है कि मैच द फॉलोइंग। इसका भी आंसर होगा सी यानी ए मॉडल्स। ये मॉडल्स इन ज्योग्राफी है एक्चुअली, मॉडल्स इन ज्योग्राफी ये बुक लिखी थी चॉर्ली और हैकेट ने। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी ये हार्वी ने बुक लिखी थी। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी ये हैकेट ने अकेले बुक लिखी अकेले। और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है द ज्योग्राफर्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ये बुक इन तीनों ने एबलर, एडम्स एंड गोल्ड ने मिलकर लिखी है, तो इसका सी करेक्ट है। कॉन्सेप्ट टू स्टॉप एंड co-determinism by forward by C. G. Taylor. Whom the following is considered the first scientific geographer? पहला साइंटिफिक जोग्राफर हम बोलते हैं इराटोस्थेनिस को। अब टोलेमी स्ट्रैबो तो हो नहीं सकते क्योंकि ऑफ कोर्स बाद में आए हैं, इराटोस्थेनिस पहले आया। एंड वी नो इराटोस्थेनिस हैज़ पुट अ साइंटिफिक मेथड इन कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। उसको काफ़ी बारीकी से मतलब एक्चुअली में बहुत ही अराउंड उसको गैस भी करा है ड्यू टू बाय साइंटिफिक एविडेंस। एरिस्टोटल was not a proper geographer, he was actually a philosopher, scientific method इतना यूज़ नहीं करा, तो Eratosthenes is correct. The concept of aerial differentiation of the earth surface is known as, तो aerial differentiation को हम जनरली बोलते हैं कोरोलॉजी या कोरोग्राफी। अब दिक्कत है इन्होंने दोनों ले लिया, और जनरली जो मेन वर्ड यूज़ होता है वो होता है कोरोलॉजी। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कोरोलॉजी, कोरोग्राफी हम कम यूज़ करते हैं। अब कोरोलॉजी जो है लॉजी है यानी साइंटिफिक है, कोरोग्राफी इज़ आर्ट। तो एरियल डिफरेंशिएशन में हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं कि एक जगह अलग है वे है, तो ये थोड़ा थोड़ा हम साइंटिफिक एविडेंसेस देखते हैं, तो थोड़ा साइंस यूज़ करने के लिए हम कोरोलॉजी ही पढ़नी पड़ेगी, तो कोरोग्राफी नहीं होगी, बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जोग्राफर्स इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न जोग्राफी? कार्ल रिटर एंड हम्बोल्ट आर द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न जोग्राफी। Okay, the variance in observed data is measured on the basis of the spread of the data around what? तो जो वेरिएंस है क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा का किससे हम उसके जो उसको कितना वेरी करता है हम देखते हैं अराउंड मीन, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन के अराउंड कितना डाटा वेरी करता है उससे हम उसको वेरिएंस का पता लगता है। जो द फॉलोइंग सैटेलाइट इज अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट? सी सन सिंक्रोनस सैटेलाइट इज अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट। सैटेलाइट इमेजेस में वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एरिया कैन बी आइडेंटिफाइड इन विच EMR रीजन? अब वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए हमें कौन से बैंड की जरूरत पड़ेगी? वी यूज रेड एंड ग्रीन। वाई रेड एंड ग्रीन? क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है ना लीव्स का, वे एक्ट करता है लाइक अगर रेड होगा ब्लू लाइट पर आप डालोगे उसके ऊपर तो वे प्लांट जो अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ग्रीन लाइट डालते हो तो ग्रीन लाइट को वे रिफ्लेक्ट करता है। तो कितनी ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे पता लग सकता है कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, कितनी ज़्यादा लैंड कवर हमारा हरा भरा है। अब सपोज विंटर सीजन आ गया, ड्राई सीजन आ गया, तो ड्राई सीजन में क्या होगा, पत्ते झड़ने लगेंगे तो उससे ग्रीनरी कम होती जाएगी और जो रेड कलर है वो बढ़ता जाएगा। इससे हम पता लग सकते हैं कि लैंड यूज कैसा है वहाँ पे। रेड एंड ग्रीन विल बी राइट। When contours in a topographical sheet of India merge together, so when contours merge together, we know it is an indication of D cliff. Remote sensing and GIS, the process of assigning coordinates of location feature to their attribute value, इसको हम बोलते हैं D geocoding. Which of the following can be categorized as spatial data in GIS? Depth and population of cities. No, it is attribute. Land lines representing contours and land use. Line representing contours हम स्पेस के ऊपर डालते हैं बट आई डोंट थिंक ये आंसर है, क्योंकि वी नो डैट कि लैंड यूज इन्फॉर्मेशन इज ऑफ कोर्स स्पेशल डाटा। लैंड किस तरह से यूज़ हो रही है ये स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशल डाटा है। लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कॉन्टोर्स आई डोंट थिंक ये होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक लाइन्स हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, लाइन्स हमने बनाई हैं, इट्स एन ह्यूमन थिंग, कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। लैंड यूज इन्फॉर्मेशन तो रहेगा, नेचुरल है, लेकिन कॉन्टोर्स आर आर्टिफिशियल। सो और कॉन्टोर्स हम उसके अंदर मार्क करते हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ स्पेशल डाटा, सो सी इज राइट। द ईयर 2021 इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइड इन इंडिया, द ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड उसको बोलते हैं बिकॉज डेथ रेट्स बिगिन टू डिक्लाइन। Which two of the following refineries are फील्ड बेस्ड रिफाइनरीज? ओके, रिफाइनरी जो है वे फील्ड बेस्ड है, ना कि मार्केट। दो तरह की होती है, एक मार्केट बेस्ड होती है और एक फील्ड बेस्ड होती है। तो
कौन सी नहीं है? पानीपत, मथुरा। आई एफ यू नो कि पानीपत और मथुरा जो है यूपी और हरियाणा में, यहाँ पे कोई तेल तो मिलता नहीं है, तो ये दोनों, ये जो है ये मार्केट बेस्ड है, मार्केट यहाँ पे अच्छा है, दिल्ली के आसपास है, इसलिए रिफाइनरी यहाँ पे कैटर करती है इनको। कोयली एंड दिग्बॉय ये दोनों ही ऑयल फील्ड के पास हैं, तो ये होगी आपकी फील्ड रिफाइनरीज। 3 और 4 का आंसर है डी, 3 और 4। दिग्बॉय इन आसाम, कोयली इन गुजरात। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, वेस्ट को सूट करता नहीं है, सुनो, ईस्ट को सूट करता है, तो गुजरात नहीं हो सकता, असम थोड़ी करेगा, असम तो अंदर है, करेगा भी तो बहुत कम करेगा। वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से ज़्यादा, बट इन दोनों में से अगर चुनना पड़े तो आंसर होगा डी, उड़ीसा। उड़ीसा को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है देन वेस्ट बंगाल। Which of the following state has recorded second lowest literacy rate as per 2011 सेंसस? सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार का है। सेकंड नंबर पे जो आता है, आज का आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश का। अब कुछ कुछ सोर्सेज में क्या है, झारखंड का जो लिटरेसी रेट है काफ़ी कम दे रखा है, कई कुछ सोर्सेज में झारखंड का रेट जो है 66 दे रखा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से भी कम है। उस बेसिस पे झारखंड इज नंबर 2 स्टेट। कुछ ये विकीपीडिया में ऐसा है, विकीपीडिया में और सेंसस 2011 वाली जो साइट है उस पर दे रखा है, पर कुछ केसेस में झारखंड का जो रेट है 67 है, उस बेसिस पे भी थोड़ा ऊपर आता है। सेंसस सेक्स रेशियो में कोई भरोसा नहीं है, कुछ कुछ सोर्सेज में ये है, कुछ कुछ सोर्सेज में है, तो कन्फ्यूजन रहती है, राइट। तो झारखंड तो नहीं है, तो अरुणाचल हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और बिहार का नंबर आएगा, आंध्र प्रदेश और सॉरी राजस्थान का नंबर आएगा। तो सीजनल माइग्रेशन ऑफ गुजर्स एंड बकरवाल्स ऑफ JNK, द हायर लैंड्स इन समर एंड वैलीज इन द विंटर, ठीक है। तो समर के अंदर ऊपर जाते हैं, समर विंटर्स में भी नीचे आते हैं। इस डील सीजनल माइग्रेशन को हम बोलते हैं वीक ट्रांसह्यूमेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स भिल्स आर नॉट फाउंड? भिल्स इज अ ट्राइब जो कि फाउंड नहीं होती है, मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट में होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बट इट इज़ नॉट इन झारखंड। Okay, which one of the following is not part of Dudley Stamps scheme of macro level regions of India? तो Dudley Stamp was the first person जिसने क्लासीफाई करा है इंडिया के रीजन्स को। एज यू नो हमारा जो रीजन है, 6 रीजन है हमारे पास, राइट, 6 फिजियोलॉजिकल डिवीजन है। तो पहली बार इसको मैक्रो लेवल पे रीजनल को 3 भागों में बांटा था डडली स्टैम्प में। वो 3 भाग थे, माउंटेन रिम, माउंटेन ऑफ द हिमालयस, सेकेंड इज कोस्टल प्लेन्स नहीं थे, गंगेटिक प्लेन्स हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन्स और पेनिनसुला। सो बी इज राइट, कोस्टल प्लेन्स। सिंपली देखो, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि 3 मेजर हैं, जो मैंने बताया मैं आपको, 3 एक्स्ट्रा हैं। 3 एक्स्ट्रा है कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स एंड द डेजर्ट आवर, ये 3 एक्स्ट्रा हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि इनको डालो, आप इनको इनका मिक्स भी कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, तो 3 रीजन के नाम दिए, इनमें कोस्टल प्लेन्स नहीं हो सकता क्योंकि एक माइनर फीचर है। विच प्राइमरी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन गोबी डेजर्ट, मंगोलिया? गोबी डेजर्ट मंगोलिया में जो पी होगा, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग तो नहीं होगी क्योंकि फॉरेस्ट में होती है, ट्रक फार्मिंग नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ऑफ कोर्स ये होगा पेस्टोरल नोमैडिज्म इज 4। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलीवर्स वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन इज बी क्रिश्चियनिटी, जिसके 2.3 बिलियन फॉलोअर्स हैं, इस्लाम के 1.9 है, हिंदुइज्म के हैं 1.1 और एथिस्ट लोग नॉन बिलीवर्स भी 1.1 ही है। Which of the following languages belongs to the Austric family? ऑस्ट्रिक फैमिली से कौन सी भाषा बिलोंग करती है? मुंडा, कुरुबा, बंजारी एंड किन्नौरी। सो मुंडा, एज यू नो, मुंडा तो झारखंड के एरिया में रहते हैं, बिल्कुल, तो मुंडा ही होना चाहिए आंसर, बिल्कुल वही करेक्ट आंसर है। अब बाकी आप देखो लास्ट में से किन्नौरी, किन्नौरी भाषा किन्नौर HP में बोली जाती है, एक सीनो तिब्बतन लैंग्वेज है, ये इंडो आर्यन नहीं है, सीनो तिब्बतन है। बंजारी भाषा, बंजारी को लंबड़ी बोलते हैं, बंजारी लोग यूज़ करते हैं, बंजारी भाषा एक इंडो आर्यन भाषा है। कुरुबा, कुरुबा इज द ट्राइब ऑफ साउथ इंडिया, तो कुरुबा लैंग्वेज भी नहीं है जो कि द्रविडियन है। और बच्चे लास्ट मुंडा, मुंडा इज़ द ऑस्ट्रिक फैमिली। मुंडा एक्चुअली में एक बहुत बड़ी फैमिली, मुंडा भाषा में कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि मुंडारी हो गई, संथली भाषा, हो भाषा, तो मुंडा फैमिली जो कि पार्ट है एक बड़ी फैमिली की, ऑस्ट्रिक फैमिली। मुझे तो फॉलोइंग टाइप रिजर्व एग्जिबिट एरियल रूट्स, एरियल रूट्स होती हैं हमारी मैनग्रोव्स में, राइट। तो बिकॉज ऑफ
सॉइल बहुत ज़्यादा वाटर लॉक्ड होती है वहाँ पे, इसलिए सांस लेने की दिक्कत होती है। तो फिर जो रूट्स हैं ऐसे बाहर आ जाती हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं और फिर लैंड के ऊपर आ जाती हैं। इट हैपन्स इन मैनग्रोव रीजन। ओके, मैनग्रोव्स में ऐसा होता है, जिसको न्यूमेटोफोर्स भी बोलते हैं। न्यूमेटोफोर्स उन्हीं रूट्स को बोलेंगे, एरियल रूट्स को। ओके, कटिंगा यहाँ पे देख रखा है। कटिंगा, कटिंगा एक्चुअली में क्या होता है, ब्राज़ील का भी रीजन है जो कि थोड़ा ड्राई है। ड्राई सवाना रीजन ऑफ ब्राज़ील इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड कटिंगास। आपने सुना होगा एक होता है सेल्वास। सेल्वास होता है जो फॉरेस्ट रीजन ऑफ अमेजोन, तो ये वेस्ट रीजन में होता है, ब्राज़ील के वेस्ट रीजन में होगा सेल्वास, कटिंगास। और एक तीसरा रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं, आई थिंक इसको बोलते हैं, ओके, तीसरा रीजन होता है सरादो। सरादो जो है थोड़ा साउथ सेंट्रल रीजन में पाया जाता है ब्राज़ील के, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल सवाना रीजन, ट्रॉपिकल रीजन सवाना वे, ठीक है। तो कटिंगा इज ड्राई एंड सरादो इज थोड़ा वेट रीजन होता है। दैट्स इट। ये बाकी डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन हो गए, लेट्स सी देम। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आपको समझ में अच्छी लगी होगी वीडियो। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत बोला है मैंने तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल चेंज इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।